हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? होप सो यू ऑल आर गुड। बच्चों, हमने एक सीरीज शुरू की हुई थी जिसके अंदर हमने एचटेट के प्रीवियस ईयर पेपर्स को सॉल्व करना शुरू किया था। एम आई राइट और रॉन्ग? अब आज की जो वीडियो है उसके अंदर हम 2016 के अंदर जो एग्ज़ाम हुआ था पीजीटी बायोलॉजी का, वो हम सॉल्व करेंगे। तो करें शुरू। ओके, मूव कर लेते हैं 91 क्वेश्चंस के साथ। देखो भाई, 91 क्वेश्चन से ही हमारा बायोलॉजी पोर्शन स्टार्ट होता है। मूविंग टू द ओके, ये 91 क्वेश्चन आ गया यहाँ पार्ट 4। यहाँ से 60 क्वेश्चंस हम डील करेंगे। ये 60 क्वेश्चंस 2016 के पेपर के अंदर आए थे, एचटेट का जो एग्ज़ाम हुआ था 2016 के अंदर। ठीक है जी। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या है फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, 91 क्वेश्चन के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। काइमेरिक डीएनए इज, काइमेरिक डीएनए क्या है बच्चे? काइमेरिक डीएनए बेसिकली क्या होता है, एक टाइप ऑफ डीएनए जो, देखो मान के चलो ये एक सोर्स है, ए सोर्स है, ठीक है, ये एक सोर्स है, बी सोर्स है, यहाँ से भी हमने छोटा सा पार्ट ले लिया और यहाँ से भी हमने छोटा सा पार्ट ले लिया। जब इन दोनों से मिल करके कोई डीएनए बन रहा है, उस डीएनए को हम क्या बोलते हैं? काइमेरिक। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? ठीक है, दोबारा समझने की कोशिश करो। जब हमने एक सोर्स से और दूसरे सोर्स से मिल करके कोई डीएनए बन रहा है तो वो क्या है? काइमेरिक डीएनए होता है। क्लियर है? अब ये जेनेटिक इंजीनियरिंग में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली टर्म है। अब देखो, दो चीज़ों से मिलकर डीएनए बना है तो मतलब उसको मैं क्या बोल रहा हूँ? रिकम्बाइन हुआ है। रिकम्बिनेंट डीएनए का नाम दे सकते हैं। तो काइमेरिक डीएनए क्या है? बेसिकली रिकम्बिनेंट डीएनए है। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया? डीएनए सिंथेसाइज्ड फ्रॉम आरएनए। नहीं, ये नहीं होता है। ठीक है, डीएनए विद यूरासिल। नहीं, यूरासिल कहाँ होता है डीएनए के अंदर? थर्ड क्या है? रिकम्बिनेंट डीएनए। यस, दिस इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन 92 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो, जॉइंट प्रेजेंट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस वर्टिब्रा। अब देखो, दो वर्टिब्रा दी हुई है, एटलस वर्टिब्रा एंड एक्सिस वर्टिब्रा। ठीक है जी। जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा होती है उसको हम एटलस वर्टिब्रा बोलते हैं। ठीक है जी। और जो सेकंड होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सिस वर्टिब्रा बोलते हैं। C1 और C2 का नाम अगर मैं दूं तो वो गलत नहीं होगा। वर्टिब्रा क्या होती हैं? जिसमें हमारी जो वर्टिब्रल कॉलम है वो बनी होती है। क्लियर? अब इनके बीच में कौन सा जॉइंट है ये हमें बताना है। अब वो दोनों क्या करती हैं? रोटेशनल मूवमेंट करती हैं। किसके बच्चे? हेड की। अगर मैं यहाँ लिखूँ हेड रोटेशनल मूवमेंट के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये दोनों वर्टिब्रा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है जी। अब हमसे पूछा क्या गया है कि कौन सा जॉइंट यहाँ होगा? सैडल जॉइंट होगा, फाइब्रस जॉइंट होगा, या पाइवेट जॉइंट होगा, या हिंज जॉइंट होगा? अब सैडल जॉइंट क्या होता है? जहाँ पे बोन्स कनकेव और कन्वेक्स मैनर में जुड़ी हुई होती हैं। सैडल जिस तरीके से होता है हॉर्स बैक के ऊपर, उस तरीके से। ठीक है, बट ये इसका कोई रोल नहीं है यहाँ पे। ठीक है। सेकंड क्या है? फाइब्रस जॉइंट। फाइब्रस क्या होता है? इमूवेबल होता है। और यहाँ हमने बोला रोटेशनल मूवमेंट, तो वो भी यहाँ पे नहीं होता है। पाइवेट जॉइंट। पाइवेट जॉइंट क्या होता है? एक साइनोवियल जॉइंट होता है जो रोटेशनल मूवमेंट दिखाता है बट एक सिंगल एक्सिस के अलोंग, ये हो सकता है। उसके बाद क्या है? हिंज जॉइंट। हिंज जॉइंट भी एक साइनोवियल जॉइंट है, मूवमेंट दिखाता है एक प्लेन में, लेकिन ये कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है एटलस और एक्सिस की। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक है। और देखो फिर थर्ड क्वेश्चन। इन जेनेटिक इंजीनियरिंग, सॉरी, इन जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग द प्रोब रेफर्स टू। अब जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग में या हम बोलो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में प्रोब क्या होता है एक्चुअल में? ठीक है जी। डीएनए प्रोफाइलिंग भी इसको हम बोलते हैं, जेनेटिक फिंगरप्रिंटिंग को। एक टेक्निक होती है जिसे हम एनालाइज करते हैं यूनिक पैटर्न्स डीएनए के और उसको मैचअप करते हैं। ठीक है जी। अब देखो, अब प्रोब क्या होता है? प्रोब को अगर मैं बोलूँ लेबल्ड डीएनए, क्या बोल सकता हूँ? लेबल्ड डीएनए उसको मैं बोल सकता हूँ। ठीक है जी। या फिर लेबल्ड आरएनए का नाम मैं अगर दूंगा तो वो गलत नहीं है। जो एक सीक्वेंस है, जो डीएनए सीक्वेंस को फाइंड आउट करने के लिए, डिटेक्ट करने के लिए हम उसका यूज़ करते हैं।
ठीक है। अब देखो, ए रेडियो एक्टिवली डबल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, सेकंड ए रेडियो एक्टिवली लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल, ए रेडियो एक्टिवली लेबल्ड सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए मॉलिक्यूल, और फोर्थ क्या दिया हुआ है, रेडियो एक्टिवली लेबल्ड डबल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल। अब देखो बेसिकली जो डीएनए होता है वो सिंगल स्ट्रैंडेड होता है यहाँ पे, तो ये रेडियो एक्टिवली सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉपर्स ग्लैंड कहाँ होती है, कॉपर्स ग्लैंड, कॉपर्स ग्लैंड किसका पार्ट है, कॉपर्स ग्लैंड पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। ठीक है जी। अब क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, क्वेश्चन देखो, कॉपर्स ग्लैंड इज एन एसेसरी ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, रेबिट के मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट है कॉपर्स ग्लैंड। इट्स वाइट अल्कलाइन स्क्रीशन एक्टिवेट द पैसिव स्पर्मेटोजोआ, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है। सेकंड ऑप्शन क्या दिया हुआ है, स्क्रीशन न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, थर्ड दिया हुआ है स्क्रीशन प्रोवाइड्स कैरेक्टरिस्टिक स्मेल टू द रेबिट, फोर्थ दिया हुआ है स्क्रीशन इंक्रीजेज द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ। अब इसमें से जो बेस्ट स्टेटमेंट है वो हमें फाइंड आउट करनी है, करेक्ट आंसर फाइंड आउट करना है। तो जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो हमारी ये है, स्क्रीशन न्यूट्रलाइजेज द एसिडिटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ। वो न्यूट्रलाइजेशन का काम किसके अंदर करता है बच्चे, यूरेथ्रा के अंदर करता है। ठीक है। अब देखो फिर क्वेश्चन क्या है, G6P dehydrogenase deficiency is associated with hemolysis of, G6P एक्चुअल में क्या है, अगर मैं बोलूं ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डीहाइड्रोजनेज, ये एक एंजाइम है जी। ठीक है। अब इसकी डेफिशिएंसी से किसका हीमोलिसिस होता है ये हमें बताना है। ठीक है। अब ये एंजाइम क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको बच्चे, रेड ब्लड सेल्स को, किसको, रेड ब्लड सेल्स को उनके ऑक्सीडेशन होने से बचाता है। ठीक है। अब आंसर आपको आराम से मिल गया होगा यहाँ ऑप्शंस के अंदर, किसको हीमोलिसिस से बचाता है, आरबीसी से। अब देखो फिर क्वेश्चन नंबर 96 क्वेश्चन क्या बोलता है, द डिजायर्ड वैरायटी ऑफ इकोनॉमिकली यूजफुल क्रॉप्स आर रेज्ड बाय। अब देखो किस तरीके से हम यूजफुल क्रॉप्स की वैरायटी को बढ़ा सकते हैं वो हमें बताना है, वर्नलाइजेशन से बढ़ा सकते हैं या म्यूटेशन से बढ़ा सकते हैं या नेचुरल सिलेक्शन से या हाइब्रिडाइजेशन से। अब सबसे पहले इन प्रोसेसेस के बारे में हमें पढ़ना चाहिए। वर्नलाइजेशन क्या है, वर्नलाइजेशन जब हम क्या कर रहे हैं, एक कोल्ड वेदर को प्रोवाइड कर रहे हैं जिससे फ्लावर्स इंड्यूस हो रहे हैं, एक काइंड ऑफ प्रमोटिंग टेक्निक है, फ्लावर्स को प्रमोट करना है हमें एक प्लांट के अंदर, उस टेक्निक को हमने क्या बोला है, वर्नलाइजेशन। उसके अंदर हम क्या करते हैं, कोल्डर क्लाइमेट को प्रोवाइड करते हैं। सेकेंड क्या है, म्यूटेशन, जब डीएनए सीक्वेंस में एक सडन चेंज हो जाता है और उससे एक नया कैरेक्टर है, एक नया ट्रेट अगर पैदा हो, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूटेशन। ठीक है। अब ये बेनिफिशियल भी हो सकती है और ये नॉन बेनिफिशियल टेक्निक भी हो सकती है। अब नेचुरल सिलेक्शन, नेचुरल सिलेक्शन का कंसेप्ट डार्विन ने दिया था। ठीक है। जिसके अकॉर्डिंग क्या था कि भाई कोई भी एक नेचर है, उस नेचर के अंदर बेस्ट सर्वाइवल उन्हीं का होगा जो क्या कर रहे हैं, बेस्ट अडेप्टेड हैं, यानी नेचर बेस्ट अडेप्टेड ऑर्गेनिजम्स को ऑटोमेटिकली सेलेक्ट कर लेता है। ठीक है जी। हाइब्रिडाइजेशन क्या है, जब दो डिफरेंट वेराइटीज़ हैं ए और बी, उन दोनों की क्या कर रहे हैं, क्रॉसिंग करवा रहे हैं और वहाँ से क्या कर रहे हैं कि यूजफुल वेराइटी को हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, हाइब्रिडाइजेशन। तो यहाँ जो डिजायर्ड वेराइटी निकालनी है, डिजायर्ड वेराइटी के लिए हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, हाइब्रिडाइजेशन। क्लियर हुआ। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 97 क्वेश्चन क्या है देखो, इन ब्रायोफाइलम रिप्रोडक्शन अकर्स थ्रू, ब्रायोफाइलम के अंदर रिप्रोडक्शन किसके थ्रू होता है। ठीक है जी। ब्रायोफाइलम क्या है, जो क्रूसिलेसी फैमिली से बिलोंग करता है, किससे, फैमिली यहाँ अगर आपको लिखनी हो तो लिख सकते हैं, क्रूसिलेसी फैमिली। ठीक है जी। यूनिक रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजी होती है इसके पास, वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करता है।
ठीक है। अब उसमें वेजिटेटिवली भी किसके थ्रू करता है, लीव्स के थ्रू करता है, ब्रायोफाइलम के। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा बच्चे, लीफ। अब आ गया भाई, प्रोटोस्टोम हैव, क्वेश्चन नंबर 98। प्रोटोसोम्स क्या होते हैं, बाइलिटरल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, अब देखो, एक होते हैं प्रोटोस्टोम, एक होते हैं ड्यूटेरोस्टोम्स। ठीक है जी। अब स्पाइरल क्लीवेज और रेडियल क्लीवेज, पहले हमें ये पता होना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले, क्योंकि हर बार लिखा हुआ है स्पाइरल क्लीवेज, स्पाइरल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज, रेडियल क्लीवेज। अब स्पाइरल क्लीवेज में क्या होगा, स्पाइरल पैटर्न में जब सेल्स डिवाइड कर रहे हैं, सेल्स डिवाइड कर रहे हैं स्पाइरल पैटर्न में, तो उसको हम बोलेंगे स्पाइरल क्लीवेज। ठीक है, अब जब सेल्स डिवाइड कर रहे हैं रेडियल पैटर्न में, किसमें, रेडियल पैटर्न में, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडियल क्लीवेज। ठीक है, अब डिटर्मिनेट क्लीवेज के अंदर क्या होंगे, अब अगर फेट ऑफ सेल डिटर्मिनेट टाइप है, फिक्स्ड है, ठीक है, अगर उसको हम डिटरमाइन कर पा रहे हैं अर्ली स्टेज में, तो उसको हम बोलेंगे डिटर्मिनेट क्लीवेज। और इनडिटर्मिनेट में क्या होगा, जब हम डिफरेंट उसको डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं अर्ली स्टेज के अंदर। ठीक है, क्लियर है। अब ड्यूटेरोस्टोम्स जो होते हैं वो इनडिटर्मिनेट टाइप क्लीवेज दिखाते हैं, प्रोटोस्टोम्स क्या दिखाते हैं, डिटर्मिनेट टाइप दिखाते हैं। अब उसके बाद क्या आ गया, सीजोसिली। सीजोसिली क्या होता है, जिसमें सिलोम बनती है मीजोडर्मल ब्लॉक से, किसे, मीजोडर्मल ब्लॉक से अगर बन रही है तो वो क्या है, सीजोसिली कंडीशन। और एंटेरोसिली कंडीशन जो है, जिसके अंदर क्या हो गया, आर्केंट्रॉन से, किसे, आर्केंट्रॉन से सिलोम अगर बन रही है तो वो क्या है, एंटेरोसिली। क्लियर है। अब एंटेरोसिली जो दिखाता है वो ड्यूटेरोस्टोम दिखाता है, सीजोसिली जो दिखाता है वो प्रोटोस्टोम दिखाता है। क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अब यहाँ से जो बेस्ट आंसर प्रोटोस्टोम्स के लिए बन रहा है वो क्या है, देखो, स्पाइरल क्लीवेज है, डिटर्मिनेट टाइप क्लीवेज है, सीजोसिली कंडीशन है, तो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देखो क्वेश्चन नंबर 99, रियोटेक्सिस इज ए मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू, रियोटेक्सिस किस एक टाइप ऑफ मूवमेंट है, किसके रिस्पॉन्स में वो चीज़ होती है। ठीक है, अब रिलेटेड किससे है ये हमें फाइंड आउट करना है। एयर और वाटर करंट से रिलेटेड जो मूवमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रियोटेक्सिस। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, sickle cell anemia caused by a point mutation, this mutation cause change in the amino acid from। अब हमें ये पूछा गया है सिकल सेल अनीमिया, सिकल सेल अनीमिया एक क्या है, जेनेटिक डिजीज है, किस वजह से होती है, पॉइंट म्यूटेशन। अब पॉइंट म्यूटेशन क्या होता है, जब आप जहाँ क्या हो रहा है, एक सिंगल बेस पेयर के अंदर चेंज हो रहा है और उसकी वजह से कोई डिजीज कोज हो रही है। ठीक है, उसकी वजह से चेंज आ रहा है, उसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉइंट म्यूटेशन। अब ये किस वजह से होता है, किस अमीनो एसिड के चेंज होने की वजह से होता है, ये हमें पूछा गया है। ठीक है जी, जब क्या हो जाता है, ग्लूटामेट की जगह पे वेलिन जाके रिप्लेस हो जाता है, ग्लूटामेट और वेलिन का एक्सचेंज होता है, तो उस टाइम पे क्या होती है, पॉइंट म्यूटेशन हो जाती है, और आरबीसीज का जो स्ट्रक्चर है वो सिकल शेप्ड हो जाता है। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा वो क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग पेयर इज इनकरेक्टली मैच्ड। अब हमें इनकरेक्ट मैच ढूंढना है। ठीक है जी, अब देखो, फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इंसुलिन दिया हुआ है, इंसुलिन डायबिटीज मेलाइटस। ठीक है, सेकंड ऑप्शन जो दिया हुआ है, देखो, इंसुलिन फर्स्ट सॉरी ऑप्शन है, इंसुलिन किसके अंदर रोल प्ले कर रहा है, डायबिटीज मेलाइटस के अंदर, बिल्कुल सही बात है। ग्लूकागोन बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियाज, नहीं, बीटा सेल्स से नहीं प्रोड्यूस होता है, अल्फा सेल्स से प्रोड्यूस होता है। किससे बचे, अल्फा सेल्स से। ठीक है, तो ये एक गलत स्टेटमेंट है। सोमैटोस्टेटिन इनहिबिटरी हार्मोन, बिल्कुल सही बात है, एंटागोनिस्ट काम करता है ग्रोथ हार्मोन के। कॉर्पस ल्यूटियम सोर्स ऑफ प्रोजेस्टेरोन, बिल्कुल सही बात है, ये भी प्रोजेस्टेरोन का सोर्स की तरह काम करता है। कॉर्पस ल्यूटियम किसके अंदर प्रेजेंट होता है, मैच्योर ओवरी के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब आंसर जो आएगा हमारा वो क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। Which one of following is autosomal dominant Mendelian disorder? Autosomal dominant
ठीक है जी। मेंडेलियन डिसऑर्डर हमें बताना है। ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या होते हैं, जिसमें एक सिंगल कॉपी डोमिनेंट अलील की काफ़ी है उस डिजीज़ को कॉज करने के लिए, ठीक है। अब पेरेंट के 50% बच्चों के अंदर चांस हैं कि 50% वो डिजीज़ आगे पास ऑन होगी। अब हमें ऑप्शन दिया हुआ है सिकल सेल एनीमिया, फिनाइलकीटोन्यूरिया, हंटिंगटन कोरिया और फोर्थ क्या दिया हुआ है, हीमोफीलिया। अब इनमें से ये बताना है ऑटोसोमल डोमिनेंट क्या है। हंटिंगटन कोरिया जो है वो क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज़ है। अब मैं पूछूं सिकल सेल एनीमिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। फिनाइलकीटोन्यूरिया क्या है, ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज़ है। हंटिंगटन क्या है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है। हीमोफीलिया क्या है, एक्स लिंक्ड रिसेसिव है, ठीक है जी। अब देखो फिर नेक्स्ट, एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग फोस्फोडाइएस्टर बॉन्ड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड इज, न्यूक्लिक एसिड के अंदर यानी डीएनए और आरएनए के अंदर फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं वो कौन से होते हैं, न्यूक्लियेज होते हैं, लाइगेज होते हैं, लाएज होते हैं या फॉस्फेटेज होते हैं, ठीक है जी। तो न्यूक्लियस बेसिकली क्या करते हैं, डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल होते हैं ब्रेकेज के लिए। अब लाइगेज किसके लिए है, फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड को बनाने के लिए। लाइज किसके लिए है, तोड़ने के लिए तो है, लेकिन फॉस्फोडाइएस्टर को नहीं तोड़ते हैं जी, ठीक है। फॉस्फेटेज फॉस्फेट ग्रुप्स को तोड़ने के लिए है, ठीक है जी। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पीसीआर, पीसीआर के टाइम पे क्या नहीं चाहिए होता है, ठीक है जी। अब देखो पीसीआर क्या एक टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं। अगर मैं लिख लूँ यहाँ पे, एनसीईआरटी के अंदर दिया हुआ भी है, डीनेचुरेशन करते हैं, एनेलिंग करते हैं, ठीक है जी। एनेलिंग करते हैं, उसके अलावा क्या करते हैं हम उसके अंदर, एक्सटेंशन करते हैं, ठीक है। अब हमें क्या दिया हुआ है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड ड्यूरिंग पीसीआर, पीसीआर के टाइम पे क्या चीज़ें हमें नहीं चाहिए, डीएनए टेम्पलेट नहीं चाहिए, चिटिनेज एंजाइम नहीं चाहिए, न्यूक्लियोटाइड प्राइमर नहीं चाहिए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम नहीं चाहिए, ठीक है। अब देखो डीएनए टेम्पलेट ऑब्वियस सी बात है चाहिएगा, ठीक है, क्योंकि वो टेम्पलेट की तरह काम कर रहे हैं। काइटिनेज एंजाइम सेल वॉल को कंपोनेंट है, ठीक है। सेल वॉल को तोड़ने के लिए, काइटिन फंगस सेल वॉल को तोड़ने के लिए ज़रूरत होती है, लेकिन यहाँ पे पीसीआर में नहीं चाहिए। न्यूक्लियोटाइड प्राइमर्स बिल्कुल चाहिए रिक्वायर्ड, क्योंकि वो डीएनए सिंथेसिस रिएक्शन को स्टार्टअप करते हैं, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम, उसी की वजह से तो पीसीआर हो रहा है, ठीक है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, काइटिनेज एंजाइम, ये हमें नहीं चाहिए किसके अंदर, पीसीआर को करते हुए, ठीक है जी। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेटोसिस्ट इज ए सेंस ऑर्गन विच इज प्रेजेंट इन, स्टेटोसिस्ट एक क्या है, सेंस ऑर्गन का काम करता है, बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है। किसके अंदर ये प्रेजेंट होता है वो हमें बताना है, एप्पल स्नेल के अंदर, स्पाइडर के अंदर, स्कोलिडोन के अंदर या फ्रॉग के अंदर, ठीक है जी। तो देखो फिर, अब पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है, एप्पल स्नेल, फ्रेश वाटर स्नेल होती है बेसिकली, मोलस के अंदर कैटेगराइज होती हैं। अब इनको यहाँ पे स्टेटोसिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है जी। उसके बाद स्पाइडर्स में वेरियस सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, बट यहाँ पे स्टेटोसिस्ट नहीं होता है। स्कोलिडॉन भी क्या है, एक सार्क का सार्क की कैटेगरी के अंदर आता है, ठीक है। इनके अंदर भी क्या नहीं होता है बच्चे, स्टेटोसिस्ट नहीं होता है। फ्रॉग्स के अंदर क्या होता है, इनर ईयर होता है, वो बैलेंसिंग ऑर्गन का काम करता है। अब जो बच गया क्या है हमारा आंसर, एप्पल स्नेल, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन 106, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सक्लूसिव ग्रुप ऑफ क्रस्टेशियन लार्वा, किस क्रस्टेशियन लार्वा में कौन नहीं आता है, ठीक है जी। अब देखो फिर, फाइलेसोमा मेगलोपा एलिमा, फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। क्रस्टेशियंस वैसे क्रैब्स, लॉबस्टर्स, इनकी कैटेगरीज के अंदर क्रस्टेशियन लार्वा देखा जाता है, ठीक है जी। नोपेलिस प्रोटोजोइया सीजोपोडा, सेकंड ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन इकोइनोप्लेटस मेटान्यूप्लिस नोप्लिस, फोर्थ ऑप्शन फाइलोसोमा सिप्रिस एंड मेगालोपा। इनमें से ये बताना है कि क्रस्टेशियन लार्वा के अंदर नहीं आ रहा है वो स्टेज जो हमें बतानी है, तो वो कौन सी है, इकाइनोप्लूटस, मेटान्यूप्लूटस, न्यूप्लिस,
and nucleus. Third option is the correct answer. Baculoviruses, NCERT का क्वेश्चन है, are such pathogens that, देखो बैक्यूलोवायरसेस क्या होते हैं, फैमिली ऑफ वायरसेस हैं जो बेसिकली इंसेक्ट के ऊपर अटैक करते हैं। जो इंसेक्ट बेसिकली किसके अंदर आ जाते हैं, ऑर्डर लेपिडोप्टेरा, इसके अंदर लेपिडोप्टेरा के अंदर जो इंसेक्ट आते हैं वो उनके ऊपर अटैक करते हैं, ठीक है। जैसे मोथ्स हो गई, बटरफ्लाइज हो गए, उनके ऊपर अटैक करते हैं। अटैक बैक्टीरिया एंड फंगस, हैव ब्रॉड स्पेक्ट्रम इंसेक्टिसाइडल एप्लीकेशन, हैव नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन प्लांट एंड वर्ड्स। और फोर्थ क्या दिया हुआ है, मेजॉरिटी ऑफ देम आर जीनस न्यूक्लियोपोलीहेड्रोवायरस, ठीक है जी। अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है, इनकरेक्ट है। सेकंड ऑप्शन कुछ हद तक ट्रू है, ठीक है जी। अब थर्ड ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट, इनकरेक्ट है, सॉरी। अब उसके बाद फोर्थ ऑप्शन जो है वो बिल्कुल एग्जैक्ट, अगर मैं बोलूँ वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है। तो जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा क्या है, राइट आंसर है, ठीक है जी। अब यहाँ अगर देखा जाए तो वैसे दो ऑप्शन सही हैं, 2 and 4, बट 4 जो है समवट ज़्यादा सेफेस्ट चॉइस है एज कंपेयर टू सेकेंड ऑप्शन, ठीक है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट पॉइजनस स्नेक्स, पॉइजनस स्नेक्स के लिए कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स, कौन सा नेचर यहाँ डिफरेंट है वो हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है जी। देखो फिर फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है पॉइजनस अपैरेटस इन हेड एंड पेयर ऑफ फैंग्स इन अपर जॉ। सेकंड दिया हुआ है बेली स्केल्स और वेंट्रल स्केल्स आर नॉट फुली ब्रॉड टू कवर बेली। थर्ड दिया हुआ है हेड स्केल्स आर स्मॉल, ए लोरियल पिट इज प्रेजेंट बिटवीन नोस्ट्रिल एंड आई। फोर्थ ऑप्शन दिया हुआ है टेल लिटरली कंप्रेस्ड एंड ओवर लाइक। अब हमें 4 स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी सही है ये हमें नहीं है, कौन सी सही नहीं है वो हमें बतानी है। तो देखो इन 4 के अंदर ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, बेली स्केल्स एंड वेंट्रल स्केल्स आर नॉट फुली ब्रॉड टू कवर बेली, ये गलत स्टेटमेंट है क्योंकि वो कंप्लीटली कवर्ड होते हैं, ठीक है। चलो फिर मोस्ट कॉमन डिजीज ऑफ पोल्ट्री इज, ठीक है जी, एपोप्लेक्सी। सेकंड स्पाइरोचेटस, रानीखेत एंड डायरिया, ये 4 दी हुई हैं। अब एपोप्लेक्सी क्या होती है बच्चे, सडन डेथ होती है ह्यूमंस के अंदर, तो ये तो ऑटोमेटिक निकल गया। स्पाइरोचेटिस, ये क्या है, एक डिजीज होती है स्पाइरोचेट्स के अंदर, बैक्टीरिया के अंदर, ठीक है। अब इसका कोई रोल नहीं है पोल्ट्री के अंदर। रानीखेत, रानीखेत क्या है, न्यूकासल डिजीज है, वायरल डिजीज होती है किसके अंदर बच्चे, पोल्ट्री के अंदर। अब उसके बाद क्या गया, डायरिया, डायरिया तो ह्यूमन बींग के अंदर होता है, तो आंसर क्या आ जाएगा, रानीखेत, ठीक है। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, कौन सा करेक्टली मैच्ड नहीं है वो हमें बताना है जी, ठीक है। देखो फिर मिनीमेटा डिजीज मरकरी पॉल्यूशन से होती है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ठीक है। अब उसके बाद इटाइटाई डिजीज लेड पोल्यूशन से होती है, नहीं ये गलत स्टेटमेंट है। ब्लू बेबी डिजीज मेथ हीमोग्लोबिन से होती है, बिल्कुल सही है। ब्लैक फुट डिजीज आर्सेनिक कंटेमिनेशन से होती है, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब अगर मैं बात करूं इटाई डिजीज, ये होती है कैडमियम पोल्यूशन से, कैडमियम पोल्यूशन से, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ क्या लिखा हुआ है, लेड पोल्यूशन से, वो गलत है, वो गलत है, ठीक है। अब आंसर क्या आ जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर 2। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस बिटवीन जीन्स ए एंड बी, सी एंड डी इन मैपिंग यूनिट। देखो अब दिया हुआ है ए और डी के बीच में कितना दिया हुआ है, 3.5, बी और सी के बीच में कितना दिया हुआ है, 1, ए और बी के बीच में 6, सी और डी के बीच में 1.5, ए और सी के बीच में 5, ठीक है जी। अब हमें सीक्वेंस फाइंड आउट करनी है, ठीक है जी। अब फाइंड आउट द सीक्वेंस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ दीज जीन्स। ए और बी के बीच में कितना डिस्टेंस है भाई, ए और बी के बीच में कितना है, 6, ठीक है जी। जो क्या है, लार्जेस्ट दिया हुआ है, जो क्या है, लार्जेस्ट है। क्लियर है इतनी बात, क्लियर है या नहीं है। तो अब सीक्वेंस कैसे कैसे होनी चाहिए, मतलब ए और बी के बीच में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस होना चाहिए। अब ऑप्शंस कौन से हैं, ये देखो यहाँ पे भी ए और बी के बीच में ज़्यादा डिस्टेंस और यहाँ पे भी डिस्टेंस ज़्यादा है,
ठीक है जी। अब देखो फिर, अब सेकंड ऑप्शन अगर मैं बोलूँ ए और सी के बीच में क्या है डिफरेंसेस, वो 5 है। मतलब क्या हुआ है, देखो यहाँ तो ए और सी के बीच में डिस्टेंस कम दिखा हुआ है, यहाँ पे डिस्टेंस क्या है, ज़्यादा है। तो ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है। अब इस तरीके से हम इजीली क्या कर सकते हैं, मैपिंग कर सकते हैं। इन्फेक्शियस प्रोटीन्स आर प्रेजेंट इन, अब इन्फेक्शियस प्रोटीन्स किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, जेमिनी वायरसेस में प्रेजेंट होते हैं, प्रायंस में प्रेजेंट होते हैं, वायरॉइड्स में होते हैं, या सेटेलाइट वायरसेस के अंदर होते हैं, ये हमें बताना है। जेमिनी वायरसेस क्या होते हैं, जो प्लांट को इन्फेक्ट करते हैं। ठीक है। प्रायंस आपको बताया था इन्फेक्शियस प्रोटीन्स होते हैं। वायरॉइड स्मॉल सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनए पार्टिकल्स होते हैं। सेटेलाइट वायरसेस क्या होते हैं, जो दूसरे वायरसेस के हेल्प से रेप्लिकेट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उनके रेप्लिकेशन में। ठीक है जी। अब जो आंसर यहाँ पे आ जाता है वो क्या आ जाता है, प्रायंस आ जाते हैं। ठीक है जी। क्लियर है, क्लियर है या नहीं है? यस। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वेट फॉर ए मिनट। देखो भाई, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द कार्टिलेजिनस फिशेस। ठीक है। अब हमें ये स्टेटमेंट्स को पढ़ना है और फाइंड आउट करना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। इन मेल्स पेक्टोरल फिन्स बियर्स क्लास पर, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। हार्ट हैव टू चैम्बर्ड विद वन एट्रियम वन वेंट्रिकल, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, राइट स्टेटमेंट है। माउथ इज टर्मिनल इन विच टीथ आर मोडिफाइड इनटू प्लेकॉइड स्केल्स एंड बैकवर्डली डायरेक्टेड, ये भी सही स्टेटमेंट है। ड्यू टू एब्सेंस ऑफ स्विम और एयर ब्लैडर दे हैव टू स्विम कॉन्स्टेंटली टू अवॉइड सिंकिंग, ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। ये तीनों की तीनों स्टेटमेंट हमारी क्या है, सही है। और ए स्टेटमेंट जो है हमारी वो क्या है, रॉन्ग है। ठीक है। अब हमसे पूछा गया है करेक्ट, तो करेक्ट क्या है, बी सी डी ऑप्शन। अगर मैं फाइंड आउट करूँ, बी सी डी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब देखो क्वेश्चन नंबर 114, इन यूकैरियोट्स आरएनए पॉलीमरेज 2 ट्रांसक्राइब्स, तीन बेसिकली आरएनएज होते हैं, उसमें सबसे मेन रोल प्ले करता है जो RNA2 क्रूशियल रोल प्ले करता है। ठीक है जी। अब ये ट्रांसक्राइब करता है हिट्रोजीनस न्यूक्लियर आरएनए, HNRNA को ट्रांसक्राइब करता है। अब फर्स्ट ऑप्शन नहीं होगा, सेकंड नहीं होगा, थर्ड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंडक्टाइल इज ड्यू टू, सिंडक्टाइल एक कंडीशन होती है, ठीक है, जिसमें क्या हो जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा डिजिट जैसे फिंगर्स या टूज, वो क्या हो जाते हैं, फ्यूज्ड हो जाते हैं। अब वो किस वजह से होते हैं वो हमें फाइंड आउट करना है जी। ठीक है जी। मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस से होता है, या कोडोमिनेंस से होता है, या पॉलीमॉर्फिक जीन से होता है, या साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस से होता है, ये हम बताएंगे। ठीक है जी। तो जो राइट आंसर है वो हमारा क्या है, मल्टीपल जीन इनहेरिटेंस से ये कंडीशन होती है। ठीक है। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नोन एज टेरर ऑफ बंगाल। वैसे तो रिपीटेड क्वेश्चन है ये। ठीक है जी। आप कमेंट सेक्शन में इसको बता सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, हिंट में दे देता हूँ। चैप्टर जो फर्स्ट है ओल्ड एनसीईआरटी का, ओल्ड एनसीईआरटी क्लास 12th की, उसके अंदर चैप्टर फर्स्ट जो है उसके अंदर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है। किसका नाम है, टेरर ऑफ बंगाल वाटर हाइसेंथ का नाम है, और उसका कौन साइंटिफिक नेम इसका आंसर है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट सिंथेसाइज्ड फ्रॉम अमीनो एसिड प्रिकर्सर। अब अमीनो एसिड से कौन सिंथेसाइज नहीं होता है, ये हमें फाइंड आउट करना है जी। ठीक है जी। ये भी एक रिपीटेड क्वेश्चन है, ये भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर बता देंगे। ठीक है। उसके बाद देखो, स्पॉन्जेस हैव हाई कैपेसिटी टू रीजनरेट दिस नीड्स। अब स्पॉन्जेस में क्या चाहिए, देखो ये सारी चीज़ें, ये तीनों की तीनों क्वेश्चन रिपीटेड हैं, बट
यहाँ पे मैं आंसर बता देता हूँ क्योंकि अदरवाइज फिर आप बोलेंगे सारे हमें बताने तो आपने क्या सॉल्व करवाया। कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस की रिक्वायरमेंट उनको चाहिए ताकि वो इजीली क्या कर सकें, रीजनरेट कर सकें। ठीक है जी, क्योंकि वो दोनों सेलुलर फंक्शंस में रीजनरेशन में हेल्प करते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन मीजनकाइमल सिलोमेट्स? मीजनकाइमल सिलोमेट्स में कौन कौन आते हैं? फोरोनिडा जो मैराइन एनिमल्स होते हैं, वॉर्म लाइक बॉडीज होती हैं। ब्रांकियोपोडा में क्या होते हैं, बेसिकली क्या होते हैं, मोलस्क होते हैं। गेस्ट्रोट्राइका क्या होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, सूडोसिलोमेट्स होते हैं। चिटोग्नेथा क्या होते हैं, एरोवोम्स होते हैं, मैराइन प्रीडेटर्स होते हैं। ठीक है जी, सिलोमेट्स होते हैं। अब हमें ये बताना है कि मीजनकाइमल सिलोमेट्स कौन से होते हैं, तो वो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो क्या आ जाएगा, फोरोनिडा। गाइनोबेसिक स्टाइल इज द फीचर ऑफ, ठीक है जी, लमिएसी फैमिली के फीचर होते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ पेल्विक गर्डल ऑफ फाउल का पेल्विक गर्डल का पार्ट कौन सा होता है? क्लेविकल होता है, कॉर्कोइड होता है, स्कैपुला होता है या प्यूबिस होता है? ठीक है जी, तो जो प्यूबिस होता है। उसके बाद देखो, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज बायोपेस्टिसाइड्स? बायोपेस्टिसाइड्स की फॉर्म में किसको यूज हम नहीं कर सकते हैं? ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, सेकेंड न्यूक्लियो पॉलीएड्रोवायरस, थर्ड क्या है, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रिस, और फोर्थ क्या है, बेसिलस थुरेंजेनेसिस। ये चार आपको दिए हुए हैं, इनमें से किसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं? तो जेंथोमोनास जो कैम्पेस्ट्रिस है ये डिजीज़ कोज करता है, ब्लैक रोट, ये इसको हम एज एन बायोपेस्टिसाइड्स यूज़ नहीं कर सकते हैं। बाकी जो होते हैं उसको एज एन बायोपेस्टिसाइड हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, अब देखो फिर, द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन स्टार्ट्स फ्रॉम, प्रोटीन का सिंथेसिस हमें करना है, वो प्रोटीन सिंथेसिस किस साइड से स्टार्ट होगा? देखो, अगर मैं अमीनो एसिड की एक चेन ले लूँ, ये एक अमीनो एसिड की चेन है, ठीक है, एक साइड क्या होता है, एन टर्मिनल, एक साइड क्या होता है, सी टर्मिनल होता है। ठीक है, अब हमसे पूछा गया है सिंथेसिस जो प्रोटीन का स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो सी टर्मिनल की तरफ से या एन टर्मिनल की तरफ से या इंटरमीडिएट पोजीशन की तरफ से या के टर्मिनल की पोजीशन। ठीक है, तो जो सिंथेसिस स्टार्ट होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, बच्चे, एन टर्मिनल ऑफ अमीनो एसिड की तरफ से स्टार्ट होता है जी। ठीक है, क्लियर हुआ, याद रखेंगे। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ फॉलोइंग वेक्टर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर चिकनगुनिया? चिकनगुनिया को कॉज करने के लिए कौन सा वेक्टर रिस्पॉन्सिबल है, ये हमें बताना है। ठीक है जी, मेल एनोफिलस, एडीज मॉस्किटो, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, फीमेल एनोफिलस। ठीक है जी, अब देखो, चिकनगुनिया क्या है, एक वायरल डिजीज है, किसी और मॉस्किटो के बाइट करने की वजह से ये कोज करता है। ठीक है जी, अब देखो, एनोफिलस मेनली किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, मलेरिया के लिए। एडीज मॉस्किटो वायरसेस के लिए, डेंगू फीवर के लिए, चिकनगुनिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, एडीज मॉस्किटो। प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम वो भी मैलिग्नेंट मलेरिया के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फीमेल एनोफिलस वो चिकनगुनिया के लिए नहीं है क्योंकि वो किसके लिए है, मलेरिया के लिए। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट इन, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती ही नहीं किसके अंदर, पेनिसिलियम के अंदर, एगेरिकस के अंदर, वोल्वोक्स के अंदर या फिर नोस्टॉक के अंदर। ठीक है, तो जो नेक्स्ट आंसर है वो क्या हमारा है, वो नोस्टॉक है। देखो, यहाँ पेनिसिलियम में भी होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एगेरिकस में भी होती है, उसके अलावा वोल्वोक्स के अंदर भी होती है और नोस्टॉक के अंदर भी होती है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन मैराइन फिशेज एक्सेसिव साल्ट फ्रॉम द बॉडी इज रिमूव्ड बाय, ठीक है जी, जब सॉल्ट की कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है मैराइन फिशेज के अंदर, तो वो जो सॉल्ट है वो बॉडी के किस पार्ट से रिमूव हो जाता है? ठीक है जी, तो वो हमें बताना है। वो गिल्स से रिमूव होता है। किससे रिमूव होता है? गिल्स से। स्मॉल इंटेस्टाइन का रोल नहीं है, प्रोटोनेफ्रॉन्स का नहीं है, स्क्रॉल वॉल्व का नहीं है। ठीक है जी, अब गिल्स से कैसे, क्योंकि क्लोराइड सेल्स का यूज़ करती हैं वो, जो एक्टिवली ट्रांसपोर्ट करती हैं सेल्स को आउट से। अब मैं अगर यहाँ लिख लूँ, बाय यूजिंग क्लोराइड सेल्स
गिल्स ट्रांसपोर्ट salt outside the body। ठीक है जी, ये इजी रहेगा आपको याद रखने के लिए। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। Resistant transgenic cotton has been produced by inserting a piece of DNA from। अब हमने एक रेजिस्टेंट ट्रांसजेनिक कॉटन बनाई है, बीटी कॉटन जिसको हमने नाम दिया। अब उसके अंदर हमने क्या ऐसा डाला है किसका डीएनए डाला, इंसेक्ट का डाला, बैक्टीरिया का डाला, या रिलेटिव था कॉटन का उसका डाला, या एक वायरस का डाला। तो हमने एक बैक्टीरिया का डाला और उस बैक्टीरिया का नाम हमने क्या, अगर आपको याद हो, बीटी कॉटन हमने बनाया था। और बीटी यहाँ पे क्या था, बेसिलस थ्यूरिनजेनेसिस। एम आई राइट और रॉन्ग? ठीक है जी। अब उसके बाद देखो बीटी टॉक्सिन जीन, देखो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन फिर आ गया। बीटी टॉक्सिन जीन विच कंट्रोल्स द कॉटन बॉलवॉर्म, सिर्फ कॉटन बॉलवॉर्म को कंट्रोल करने वाला। ठीक है जी, वो हमें जीन बताना है। वो क्राई 2AC था, या फिर क्राई 3AB था, क्राई 1AB था, या क्राई 1AC एंड क्राई 2AB था। ठीक है जी। देखो ये दोनों लेपिडोप्टेरान पेस्ट को कंट्रोल करते हैं, तो आंसर जो हमारा आ जाएगा वो दोनों जीन आ जाएंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखो फिर नंबर ऑफ meiotic divisions required, number of meiotic divisions required to produce 100 seeds in family Cyperaceae। रिपीटेड क्वेश्चन है बच्चों। अब देखो, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें 100 तो क्या चाहिए, मेल, और 25 क्या चाहिए, फीमेल। अब देखो मियोटिक डिविजन्स एम्ब्रियो सैक के अंदर अगर मैं बात करूं, माइक्रोस्पोर कितने चाहिए, 100 प्रोड्यूस करने हैं। मेगास्पोर कितने प्रोड्यूस करने हैं, 100 प्रोड्यूस करने हैं। अब देखो अगर मेल की मैं बात करूं तो कितनी डिविजन्स होंगी, अगर मैं बात करूं मेल की जो डिविजन्स होंगी तो वो 25 इंटू 4 अगर मैं करूं तो 25 होंगी। ठीक है जी। अगर फीमेल्स की अगर मैं बात करूं मेगास्पोर के अंदर, तो वो क्या होंगे, वो बेसिकली एक से एक प्रोड्यूस करते हैं, तो वहाँ पे कितनी डिविजन्स होंगी, 100 डिविजन्स होंगी। अब 100 प्लस 25 अगर मैं टोटल डिवीजन की यहाँ बात करूँ तो कितनी होंगी बच्चे, 125। ठीक है जी। अगर मियोटिक डिविजन्स की मैं बात कर रहा हूँ तो 125 डिविजन्स रिक्वायर्ड है 100 सीड्स को प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, ये क्वेश्चन वैसे रिपीटेड था बट कोई बात नहीं, दोबारा मैंने करवा दिया है। अब डायपेडेसिस क्या होती है, डायपेडेसिस मीन्स, ठीक है जी, अभी एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, मूवमेंट ऑफ सेल्स की बात करते हैं। अब मूवमेंट ऑफ फूड इन द गट, उसको तो हम क्या बोलते हैं, पेरिस्टालसिस बोलते हैं ना। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज नहीं, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज डायपेडेसिस नहीं होता है। ठीक है जी। उसके बाद द प्रोसेस बाय विच मोनोसाइट्स एंड न्यूट्रोफिल्स स्क्वीज थ्रू द थिन कैपिलरी वॉल। ठीक है, और फोर्थ क्या है, फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। डायबिटीज में फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज भी नहीं है, इरिथ्रोपोइसिस इसको बोलते हैं और ल्यूकोपोइसिस इसको बोलते हैं। देखो अगर मैं आपको याद रखने के लिए, ल्यूकोपोइसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ डब्ल्यूबीसी, और इरिथ्रोपोइसिस बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ आरबीसीज। तो जो ये बेस्ट डेफिनेशन है जो क्या बनेगी, मूवमेंट को जो डिफाइन कर रही है वो थर्ड ऑप्शन है। ठीक है। उसके बाद देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देख लेते हैं। देखो भाई, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ एट्रियल नाइट्रियोट्रिक फैक्टर, ANF का फंक्शन कौन सा नहीं है, ये हमें बताना है जी। ठीक है, देखो फिर डायलेशन ऑफ ब्लड वेसल्स करता है, उसका मेन ही काम यही है। डिक्रीज इन ब्लड प्रेशर, बिल्कुल ये भी करता है। चेक ऑन रेनिन एंजियोटेंसिन मैकेनिज्म, ये भी चेकिंग का काम करता है। रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रेट, ये उसका काम नहीं है। ठीक है जी। कार्डियोवेस्कुलर फंक्शंस और रीनल फंक्शंस में इसका मेन रोल है। ठीक है, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेटरी रेट का इसका कोई रोल नहीं है। ठीक है जी। अब चलते हैं आगे, देखो फिर
विच एल्गी हेल्प्स इन फिक्सेशन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्सेशन में यानी कन्वर्ट करने में किसके अंदर, अमोनिया के अंदर किसका रोल है वो हमें बताना है, किस एल्गी का रोल है। अब एल्गी किसका पार्ट है, प्लांट किंगडम का। प्लांट किंगडम में हमने क्लासिफिकेशन किया था किसका, एल्गी का, ब्रायोफाइट्स का, टेरिडोफाइट्स का, जिम्नोस्पर्म्स का और एंजियोस्पर्म्स का। अब एल्गी के अंदर कौन सी एल्गी ऐसी है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन शो करती है वो हमें बताना है जी। ठीक है, देखो फिर अब इसमें सबसे जो बेस्ट आंसर बनता है वो क्या बनता है, नोस्टॉक बनता है। अब देखो, ग्रुप ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन सबसे पहली बात होते क्या हैं। अब वेस्टिजियल ऑर्गन वो ऑर्गन होते हैं जिनका यूज था प्रीवियस जनरेशन के अंदर। जब अगर मैं बात करूं पीछे वाली जनरेशन्स के अंदर उनका यूज़ था, बट आज के दिन उनका कोई यूज़ नहीं है। ठीक है, उन ऑर्गन्स को हम क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेस्टिजियल ऑर्गन्स। दैट मीन्स विच आर यूजफुल इन द प्रीवियस जनरेशन्स बट हैव नो यूज इन द प्रेजेंट सिनेरियो। वो हमें बताने हैं कौन से ऑर्गन है। विजडम टूथ, ठीक है जी, विजडम टीथ वेस्टिजियल ऑर्गन है। अपेंडिक्स जो है विजडम ऑर्गन है, सॉरी वेस्टिजियल ऑर्गन है, बट स्किन जो है हमारा वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है। अब सेकंड ऑप्शन में क्या है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स बिल्कुल सही है। एक्सटर्नल ईयर मसल्स बिल्कुल सही है। ठीक है, फिंगर्स वेस्टिजियल ऑर्गन नहीं है जी। एक्सटर्नल ईयर ऑफ, ठीक है, हो सकता है। विजडम टूथ हो सकता है। वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है लेकिन रेक्टम यहाँ पे भी नहीं है। तो देखो यहाँ जो बेस्ट सुटेबल आंसर बन रहा है वो क्या बन रहा है, वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स एंड एक्सटर्नल ईयर मसल्स। अगर मैं इंक्लूड करूँ तो विजडम टूथ भी इसके अंदर आ सकते हैं। ठीक है जी, क्लियर है। लिस्प्रो इज, अब देखो एक कंडीशन दी हुई है क्या, लिस्प्रो। अब ये लिस्प्रो क्या है, ठीक है, ये हमें बताना है। लिस्प्रो क्या है, ए लाइसिन रिच प्रोटीन फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्ट ऑफ इंसुलिन अक्रॉस मेम्ब्रेन। नहीं, बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है। ए प्रोटीन विद सेवरल रिपीट्स ऑफ लिस्प्रो विच हेल्प इन ट्रांसपोर्ट ऑफ, ये भी गलत स्टेटमेंट है। ए फॉर्म ऑफ इंसुलिन इन विच द ऑर्डर ऑफ अमीनो एसिड प्रोलीन एंड लाइसिन इन ए चेन हैज बीन रिवर्स्ड, बिल्कुल, तभी तो वो क्या बनेगा, लिस्प्रो। ठीक है, ए प्रोटीन नॉर्मली रिकमेंडेड टू पर्सन विद लाइसिन डिफिशियंसी, नहीं ऐसा कोई रोल नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, अब देखो फिर उसके बाद देखते हैं मिनरल्स रिक्वायर्ड फॉर बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सिन्स इज। ऑक्सिन्स की बायोसिंथेसिस के लिए यानी ऑक्सिन्स की फॉर्मेशन के लिए कौन से मिनरल्स का रोल प्ले सबसे ज़्यादा है वो हमें बताना है। ठीक है जी, मैंगनीज का है या मैग्नीशियम का है या जिंक का है या आयरन का है। तो सबसे ज़्यादा रोल प्ले कौन करता है, जिंक करता है, अगर मैं बात करूँ ऑक्सिन्स की सिंथेसिस के लिए। ठीक है जी, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखो फिर क्या है, सोमा क्लोनल वेरिएशंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय। अब सबसे पहली चीज़ क्या है, सोमा क्लोनल वेरिएशंस क्या होती हैं, जेनेटिक वेरिएशंस होती हैं, प्लांट के अंदर अराइज होती हैं। कब बचे, जब हम क्या कर रहे होते हैं, टिश्यू कल्चर कर रहे होते हैं। क्या कर रहे होते हैं, टिश्यू कल्चर। अब ये टिश्यू कल्चर क्या है, टिश्यू कल्चर एक टेक्निक है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, जिसके अंदर हम टिश्यूज़ के बेसिस पे एक न्यू प्लांट को जनरेट करते हैं बाय यूजिंग द डिफरेंट केमिकल मेथड्स। ठीक है जी, तो आंसर यहाँ से आपको इजीली मिल गया होगा, किससे, टिश्यू कल्चर से। ठीक है, प्लांट डिजीज दैट रिजल्ट फ्रॉम नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग। वो प्लांट डिजीज जो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग से निकल के आती है वो हमें बतानी है। ठीक है जी, पहले क्या दी हुई है, लीफ गर्ल ऑफ पोंगेमिया। सेकंड क्या है, विच इज ब्रूम डिजीज। थर्ड क्या है, क्राउन गॉल डिजीज। और फोर्थ क्या है, ग्रीन ईयर डिजीज। जो क्राउन गॉल डिजीज है वही निकल के आती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है बच्चे, देखो नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए एग्रोबैक्टीरियम टोमेफेसिन्स का यूज होता है, तो वो इनडायरेक्टली नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग से निकल के आती है। ठीक है, अब देखो फिर कॉर्प्रोफिलस मीन्स फंगस विच ग्रो ऑन द डंग। ऑब्वियस सी बात है, वेस्ट के ऊपर।
जो डिसाइडेड होते हैं, वेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, वही कोप्रोफिलस ऑर्गेनिजम्स होते हैं। द मोस्ट अबंडेंट इंट्रासेलुलर कैटायन इज इंट्रासेलुलर, दैट मीन्स इनसाइड द सेल जो मिलता है वो क्या मिलता है बच्चे, सोडियम पॉजिटिव मिलता है। वो क्या मिलता है, सोडियम पॉजिटिव नहीं, पोटेशियम पॉजिटिव मिलता है। सोडियम पॉजिटिव नहीं आएगा आंसर, पोटेशियम पॉजिटिव इज द करेक्ट आंसर। अब देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडल्ट इकाइनोडर्म्स आर रेडियली और पेंटारेडियली सिमेट्रिकल बट देयर लार्वा आर बाइलेटरली सिमेट्रिकल। बिल्कुल सही आंसर है। और अगर किसी ने अच्छे तरीके से किसको पढ़ा है बच्चे, चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम को पढ़ा है, तो ईजिली आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो फिर, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इज डोमेस्टिकेटेड बाय आंट्स। ठीक है जी। अब देखो इसमें ऑप्शन क्या दिया हुआ, वास्प दिया हुआ है, बीज दिया हुआ है, एफिड्स दिया है, एयरविक्स दिया है। तो जो एफिड्स हैं उसका रोल यहाँ पे आ जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा, एफिड्स। ठीक है। सेकेंड 142 क्वेश्चन, ब्लैक रस्ट ऑफ व्हीट इज कॉज्ड बाय। अब ये डिजीज से क्वेश्चन कई बार आया है, ठीक है जी। तो पक्सीनिया ग्रामिनेसिस का रोल आएगा, अल्टरनेरिया सोलेनी। ठीक है, ये फंगस है जो क्या करती है, पोटैटोज के अंदर अर्ली, पोटैटो के अंदर इसका रोल है। ठीक है, अर्ली ब्लाइट करती है। उस्टिलिका नुडा, ये क्या करती है, बार्ले और वीट के अंदर डिजीज कॉज करती है बट लूज स्मट करती है, ना कि ब्लैक रस्ट। उसके बाद क्या है, जेंथोमोनास ओरजाई, ये क्या करती है, लेट ब्लाइट या बैक्टीरियल ब्लाइट किसके अंदर करती है, राइस के अंदर। ठीक है, और पक्सीनिया ग्रामिनेसिस क्या करती है, ब्लैक रस्ट कोज करती है किसके अंदर, व्हीट के अंदर। ठीक है जी। उसके बाद सिंसियल थ्योरी विच इज प्रपोज्ड बाय हैंसन एंड हैगी एक्सप्लेन्स। ठीक है, सिंसियल थ्योरी क्या बोलती है, जिसको हम सिनिसिटियल हाइपोथेसिस भी बोलते हैं। हैजी एंड हैंसन नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि बायोलॉजिकल फिनोमिना के बेसिस पे ओरिजिन हुआ है। ठीक है, अब इस थ्योरी का मेनली क्या है, कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर से रिलेशन था। ठीक है जी। अब उन्होंने ये बोला कि एक सिनिसिटियम कंडीशन है, वहाँ से यानी एक मल्टी न्यूक्लिएट कंडीशन है, उससे मल्टीपल डिविजन्स हुई और उससे कंप्लीट सेपरेशन ऑफ सेल्स हुआ, ये चीज़ बोली गई थी। ठीक है, अब वो किससे रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ से रिलेटेड है, ओरिजिन ऑफ मेटाजोआ से। ठीक है जी। उसके बाद देखो डॉब्सन यूनिट्स, डी यू जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है भाई, अगर आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है, चैप्टर है चैप्टर नंबर 16 इन ओल्ड एनसीईआरटी में, इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स चैप्टर है लास्ट वाला, उसके अंदर डॉब्सन यूनिट का जिक्र है। डॉब्सन यूनिट क्या है, थिकनेस ऑफ ओजोन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसकी मेजरमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। तो देखो वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन के लिए नहीं है, सैलिनिटी ऑफ सॉइल नियर सी शोर ये भी नहीं है, कंसंट्रेशन ऑफ हार्मोन नहीं है, थिकनेस और डेंसिटी ऑफ ओजोन इन कॉलम ऑफ एयर फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप ऑफ द एटमॉस्फेयर, यही डॉब्सन यूनिट मेजर करता है। डी यू से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है जी, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, the phenomena involving transformation of non-sexual nereis individual into sexual heteronereis is known as। देखो एक वो फिनोमिना जिसके अंदर क्या हो रहा है, नॉन सेक्सुअल नेरिस को कन्वर्ट किया जा रहा है सेक्सुअल हेटेरोनेरिस के अंदर। अब वो किस वजह से होता है, एपिस्टेसिस से होता है, एपिसपेडिसिस से होता है, एपिटोकी से होता है, एपिफाइसिटिस से होता है। एपिस्टेसिस क्या है, जेनेटिक फिनोमिना है, जीन ए जो है वो जीन जीन बी के ऊपर डायरेक्टली रिलेट नहीं करता है। ठीक है, अब एपिस्पेडिसिस ये क्या है, एक जेनेटिक डिजीज है, कॉन्जेनिटल डिफेक्ट है। ठीक है, जिसमें यूरेथ्रा ओपन रह जाता है। ठीक है, अब तीसरी क्या है, एपिटोकी। एपिटोकी क्या है, जिसमें एनालिड वॉर्म्स जो हो जाते हैं वो नॉन रिप्रोडक्टिव से रिप्रोडक्टिव स्टेज के अंदर चले जाते हैं। तो यही हमारा क्या है, आंसर है। बट ये भी देख लेते हैं एपिफाइसिटीज क्या है। ये क्या है, एपिफाइसिस जब इलोंगेट हो जाता है, क्या हो जाता है, इलोंगेट हो जाता है या इन्फ्लामेट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं एपिफाइसिटीज। ठीक है जी, तो आंसर जो हमारा क्या बन जाएगा, एपिटोकी इज द करेक्ट आंसर। अब एपिटोकी क्या होता है, ये एक टर्म है जो डिफाइन करती है एनालिड्स के कन्वर्जन को फ्रॉम एटोकस टू एपिटोकस। एटोकस का मतलब है नॉन सेक्सुअल, यहाँ लिख सकते हैं एटोकस टू
एपीटोकस। अब एटोकस कंडीशन जो होती है वो नॉन सेक्सुअल के लिए यूज़ की जाती है और एपीटोकस जो होती है वो सेक्सुअल के लिए यूज़ की जाती है। ठीक है, जब एटोकस से एपीटोकस का कन्वर्जन हो जाता है, मतलब एक नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट एनेलिड्स का या एनेलिड ऑर्गेनिज्म वो कन्वर्ट हो जाता है रिप्रोडक्टिव पार्ट के अंदर, उसको हम क्या बोलते हैं, उस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीटोकी। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन। नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन वाई क्रोमोसोम ऑफ ह्यूमन इज, देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। ठीक है, कौन से, अगर मैं यहाँ लिखना चाहूँ एनसीईआरटी का क्वेश्चन, ओल्ड एनसीईआरटी की मैं बात कर रहा हूँ, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर का नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। कौन सी क्लास की एनसीईआरटी है भाई? क्लास 12th की एनसीईआरटी। और वहाँ पे ये क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है। ठीक है जी। अब वाई क्रोमोसोम कहाँ प्रेजेंट होता है? मेल के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है जी। अब हमें ये पूछा गया है कि कितने नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट होते हैं वाई क्रोमोसोम के ऊपर? 231 होते हैं, 213 होते हैं, 236 होते हैं या 263 होते हैं? तो 231 जो हैं नंबर ऑफ जीन्स हैं, जो मोस्ट एक्यूरेट हैं, ठीक है जी, वो प्रेजेंट होते हैं। जो क्लोजेस्ट वैल्यू वो 231 है, जो वाई क्रोमोसोम के ऊपर नंबर ऑफ जीन्स को डिटरमाइन करता है। ठीक है, उसके बाद देखो, हाउ मेनी टोटल नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन द ह्यूमन जीनोम? ह्यूमन जीनोम में कितने नंबर ऑफ जीन्स होते हैं? ठीक है जी, जो एनसीईआरटी बोलता है वो कितने बोलते हैं? 30,000। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यू टू नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे नॉन डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम हुई। सम स्पर्म्स कैरी बोथ सेक्स क्रोमोसोम X and Y, some sperms do not carry sex chromosome. If these sperm fertile with normal egg, what type of genetic disorder will appear in the among offspring? देखो, अब इन्होंने क्या बोला है, कंडीशन बोली, डिसजंक्शनिंग हो गई क्रोमोसोम्स की स्पर्मेटोजेनेसिस के टाइम पे। अब क्या हुआ, कुछ जो क्रोमोसोम हैं वो तो क्या ले रखे हैं, कंडीशंस ले रखे हैं 22A प्लस XY। ठीक है जी, और कुछ के अंदर क्या है 22A प्लस 0। ठीक है, अब क्या हुआ, इनकी फ्यूजन हुई बिल्कुल सेम एग्जैक्ट, अगर मैं बोलूं डिटो कॉपी से, तो फीमेल क्या है, नॉर्मल है। फीमेल अगर मैं यहाँ लिखूं तो फीमेल के अंदर कंडीशन क्या है 22 प्लस एक्स की है। ठीक है जी, फीमेल हमारी नॉर्मल है। मेल हमारा क्या है, मेल हमारा क्या है, मेल हमारी अफेक्टेड हैं। अफेक्टेड में भी क्या है, क्रोमोसोम नहीं है। कौन सा क्रोमोसोम नहीं है, कौन सा क्रोमोसोम नहीं है, जो हमारा सेक्स क्रोमोसोम है वो नहीं है। ठीक है, अब कौन सी डिजीज कोज करेंगे, अब वो कोज कर सकते हैं क्लिनफेल्टर सिंड्रोम। ठीक है जी, या फिर अगर देखो क्लिनफेल्टर सिंड्रोम क्यों कर सकते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या हो सकती है, XXY भी हो सकती है। और अगर कम रह जाएगा, मान लो एक आया ही नहीं, दूसरी कंडीशन में फ्यूज कर गया, तो कंडीशन क्या हो जाएगी XO, मतलब वो क्या हो सकती है, एक कम भी हो सकता है और एक ज़्यादा भी हो सकता है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम इसके अंदर फिट बैठता है। फर्स्ट ऑप्शन क्या है, डाउन सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। सेकंड क्या है, डाउन सिंड्रोम नहीं, क्लिनफेल्टर सिंड्रोम एंड टर्नर सिंड्रोम। ऑप्शन 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो फिर क्या है, ऑफियोप्लूटस इज, ऑफियोप्लूटस क्या है एक्चुअल में? अब ये एक लार्वल स्टेज है किसके बच्चे, इकाइनोडर्मेटा की। किसकी, इकाइनोडर्मेटा की। तो अब पूछा क्या गया, एक इकाइनोडर्मेटा, एक पोरिफेरा है, लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा, ये लार्वा ऑफ पोरिफेरा। आंसर क्या आ जाएगा, ये लार्वा ऑफ इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, अब उसके बाद देखो, टाइप ऑफ टीथ जनरली प्रेजेंट इन द मैमल, मैमल के अंदर किस टाइप ऑफ टीथ की कंडीशन होती है? देखो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए हेट्रोडोंट क्या होते हैं।
ठीक है। हेट्रोडोंट डिफरेंट टाइप ऑफ डेंटिशंस जब एक कंडीशन होती है उसको हम बोलते हैं हेट्रोडोंट। ठीक है जी। लाइक इंसीजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ये होते हैं ना। ठीक है, तो हेट्रोडोंट कंडीशन होती है या नहीं होती? मेल के अंदर होती है, बिल्कुल मैमल के अंदर। दूसरा क्या है? थिकोडोंट। थिकोडोंट कंडीशन वो क्या होती है? जैसे कोई जो है, उस जो के अंदर अगर हमारा टीथ फिक्स्ड है तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? थिकोडोंट। तीसरी क्या है? डाइफोडोंट। जब लाइफ के अंदर दो बार क्या आ रहे हैं? टीथ आ रहे हैं, उसको हम क्या बोल रहे हैं? डाइफोडोंट। प्लूरोडोंट क्या होते हैं? देखो साइड से जब क्या होते हैं, जब जोज से हमारा जो बोन से टीथ अटैच्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरोडोंट। एक्रोडोंट जब क्या होता है, टॉप ऑफ जॉ बोन से अटैच्ड होता है हमारा टीथ, उसको हम बोलते हैं एक्रोडोंट। और पॉलीफाइडोंट जब रिप्लेस करते रहते हैं, जो हमारे टीथ्स हैं वो पूरे लाइफ टाइम रिप्लेस होते रहते हैं, उसको हम बोलते हैं पॉलीफाइडोंट। ठीक है, तो अब जो हमारी बेस्ट सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा होता है वो हमारा क्या है? वो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है। ठीक है, हेट्रोडोंट कंडीशन भी होती है, थिकोडोंट भी होते हैं, डाइफोडोंट भी होते हैं। प्लूरोडोंट हमारे अंदर नहीं होता है। पॉलीफाइडोंट फिशेज के अंदर मेनली देखा जाता है। ठीक है जी। अब देखो फिर अभी तक हमने क्या किया वो हम डिस्कस कर लेते हैं। वीडियो जो फर्स्ट थी उसके अंदर हमने किया जी 2023 का पेपर सॉल्व। ठीक है, लेवल जो था वो समवट मॉडरेट लेवल अगर मैं बोलूँ। 2022 का जो पेपर है वो हाई टू हाई लेवल। 2021 मॉडरेट टू हाई। ठीक है जी। 2020 मॉडरेट टू हाई। 2019 का पेपर जो था वो लो टू मॉडरेट। 2018 का जो पेपर था वो भी अगर मैं बोलूँ लो टू मॉडरेट लेवल था। अब 2016 का जो पेपर था बिल्कुल लो लेवल है। और अगर मैं बात करूँ 2011 के पेपर की, वो बिल्कुल ही लोवेस्ट है। अब जब लास्ट जो वीडियो आएगी इस सीरीज़ की वो 2011 के पेपर की आएगी। ठीक है, 2011 का पेपर हमारा सॉल्व करना रहता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ, ये हमने बात कर ली भाई। अब क्वेश्चंस कितने कर लिए हैं? 1 2 3 4 5 6 7 7 पेपर्स हमने सॉल्व कर लिए हैं। 60 क्वेश्चंस उसके अंदर थे। 420 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। 60 और करेंगे, टोटल कितने हो जाएंगे? 480 क्वेश्चंस। अब ये 480 क्वेश्चंस सिर्फ अप्रोक्सीमेट अगर हम मान लें 500 क्वेश्चंस हमने सॉल्व कर लिए हैं। सिर्फ ये 500 क्वेश्चंस नहीं है, ये क्वेश्चंस 2000 के इक्वल है। क्यों है 2000 क्वेश्चंस के इक्वल? क्योंकि हमने 4 ऑप्शंस को भी डिटेल में पढ़ा है, एक एक चीज़ को वेरीफाई करने की कोशिश की है। ठीक है जी। अब देखो फिर अब नेक्स्ट जो आएगा वो क्या आएगा? नेक्स्ट हम एक सीरीज शुरू करने वाले हैं 50 क्वेश्चंस। हम फाइंड आउट करेंगे जो चांसेस हैं। देखो आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन आएगा, बट आपने जो अभी तक एनालिसिस किया प्रीवियस ईयर पेपर्स का, उसके बेसिस पे एक फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कि ये 50 क्वेश्चंस में से कोई क्वेश्चन आ जाए। अब वो कोई भी ये नहीं है कि आपने पेपर सेट किया या मैंने पेपर सेट किया है, ये कोई नहीं बता सकता कि यही आएगा। बट मोस्ट प्रोबेबिलिटी जिसकी ज़्यादा है जिस क्वेश्चंस की, उनको हम फाइंड आउट करेंगे हर चैप्टर के अंदर। लाइक चैप्टर्स हमारे कितने हैं? 22 हैं 11th क्लास के अंदर, 16 है हमारे किसके अंदर? 12th क्लास के अंदर। तो टोटल जो 38 चैप्टर्स हैं उनके अंदर से और हम 50 to 70 क्वेश्चंस फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। और इन क्वेश्चंस को करने के बाद अगर जैसे आप साथ के साथ एनसीईआरटी को रीड कर रहे हो और ये क्वेश्चंस लगा रहे हैं, तो ऑलमोस्ट आपके चांसेस हैं आप 45 मार्क्स आराम से गेटअप कर पाएंगे। 45 to 50 मार्क्स आप स्टेट के अंदर स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको ये यूज़फुल सीरीज़ लग रही है और आपको लग रहा है कि हमें ये 50 क्वेश्चंस के सीरीज़ को कंटिन्यू रखना चाहिए अप टू एग्ज़ाम, अगर आप बोलेंगे तो शुरू करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे भाई। ठीक है जी, ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। अगर आप कमेंट सेक्शन में हमें बता रहे हैं हमें ये शुरू करना है तो हम इसको कंटिन्यूअसली चलाते रहेंगे। और अगर आपको सिर्फ यहीं तक करना था कि आपको प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करने थे, तो वो हमने ऑलमोस्ट करवा दिए हैं। लास्ट जो चैप्टर सॉरी जो पेपर रहता है हमारा 2011 का, वो हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है जी।
तो जुड़े रहिए हमारे साथ। कहाँ जुड़ना है, देखो आज तक सिर्फ एक ही लाइन बोली गई है, कहाँ जुड़ना है, बायोबिट्स के साथ। ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलूँगा, पेपर आपका क्लियर हो जाएगा। अगर आपने बायोलॉजी को अच्छे तरीके से कर लिया, आपने अपने सब्जेक्ट के अंदर 45 का स्कोर कर लिया है, 100% आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई हो जाएगा। क्योंकि बाकी 90 के अंदर अगर आपको 45 मार्क्स लेने हैं, देखो अगर आपने यहाँ 45 ले लिए हैं तो आपके अंदर इतनी कैपेसिटी ज़रूर है कि आप 50% मार्क्स वहाँ पे भी सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, जुड़े रहिए हमारे साथ, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू सो मच।